वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरनल अप्रेजल। इंटरनल यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का एनवायरनमेंट, उसका वर्किंग पैटर्न, और अप्रेजल मतलब कि उसकी परफॉर्मेंस को कैसे अपग्रेड किया जा सके, कैसे उसको डेवलप किया जा सके। तो वो हो गया हमारा अप्रेजल। इसमें एक क्वेश्चन है, टू नो द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन अप्रेजल इज़ रिक्वायर्ड, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है और इसके अंदर हम करेंगे इसका मीनिंग, इसकी इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, स्टेप्स, इम्पोर्टेंस और कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने सर्वाइवल के लिए क्या करती है, अपनी कैपेबिलिटी को जानती है ताकि वो क्या कर सके, अपनी अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट कर सके यानी कि कैप्चर कर सके और अपने थ्रेट्स को हैंडल कर पाए। So, for survival of business organization, it is necessary to know the capability of exploiting opportunity and handle threats with courage. फिर वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अब एनालाइज करती है और डायग्नोस करती है अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू एनालाइज एंड डायग्नोस इट्स इन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। और ये क्यों करती है? टू डेवलप द वे टू एक्सप्लॉइट इट्स स्ट्रेंथ एंड ओवरकम इट्स वीकनेस, यानी कि जो उसकी स्ट्रेंथ है उसको और डेवलप कर सके और जो उसकी वीकनेस है उससे ओवरकम कर सके। अब ये ज़रूरी क्यों है अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज करना और डायग्नोस करना, कि देयर इज़ नीड फॉर इंटरनल अप्रेजल टू एनेबल द स्ट्रेटजिस्ट टू फॉर्मुलेट स्ट्रेटजी, ताकि इजीली स्ट्रेटजी बनाई जा सके, स्ट्रेटजिस्ट को कोई प्रॉब्लम ना आए स्ट्रेटजी बनाने में। इसलिए स्ट्रेंथ और वीकनेस को क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और डायग्नोस किया जाता है। मीनिंग, इंटरनल अप्रेजल इज प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग। तो ये प्रोसेस है रिव्यूइंग का, और क्या क्या रिव्यू करते हैं इसमें, ऑर्गेनाइजेशनल के रिसोर्सेज, स्कैनिंग ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ एंड आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेंथ्स एंड कैपेबिलिटीज़। यानी हम किन तीन चीज़ों को देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स, ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ्स एंड कैपेबिलिटी। इंटरनल एनालिसिस इज कंसर्न विद रिसोर्स, वैल्यू चेन एनालिसिस यानी कि इसकी एक्टिविटीज़, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी। और ये कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, कैपेसिटी ऑफ वर्किंग। ठीक है, फिर हमारे पास डेफिनेशन। According to Professor Alex Miller and Georgie G. Doss, internal analysis provides the means of identifying the strengths to build on and the weaknesses to overcome in formulating strategy. जब भी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हैं तो अपनी स्ट्रेंथ्स को कैसे बढ़ाया जा सके और अपनी वीकनेस को कैसे ओवरकम किया जा सके, उसका जो प्रोसेस है वो कौन प्रोवाइड करता है, इंटरनल एनालिसिस या फिर इंटरनल अप्रेजल। स्टेप्स इन इंटरनल एनालिसिस, इसके अंदर हमारे पास 6 स्टेप्स हैं। तो वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटरनल फैक्टर्स, यानी इंटरनल फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना। देन हिस्टोरिकल एनालिसिस यानी कि पास्ट परफॉर्मेंस को देखना। फिर इवोल्यूशन एनालिसिस कि कैसे कैसे प्रोडक्ट अपने आप में ग्रो किया है उसको चेक करना। फिर कॉम्पिटिटिव एनालिसिस यानी कि अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ अपने आप को कंपेयर करके एनालाइज करना। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, जो भी क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर हैं यानी कि जिन चीज़ों से सक्सेस मिल रही है ऑर्गेनाइजेशन को, उन फैक्टर्स को चेक किया जाता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है 6 कंपनी प्रोफाइल। इसके अंदर स्वॉट एनालिसिस आ जाता है, यानी कि अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को देखना। तो हम देख लेते हैं इसको एक एक करके। आइडेंटिफिकेशन ऑफ की इंटरनल फैक्टर्स कवर्स, इसमें हम किन फैक्टर्स को देखते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फैक्टर को, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन के फैक्टर को, ह्यूमन रिसोर्स फैक्टर, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग फैक्टर, मार्केटिंग फैक्टर, ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंफॉर्मेशन फैक्टर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो फैक्टर्स हैं जिसके अंदर प्रोडक्ट के बारे में
रिसर्च की जाती है कि कैसे प्रोडक्ट बनाना है, क्या प्रोडक्ट बनाना है, मार्केट को एनालाइज करना जाता है और कस्टमर की नीड को जाना जाता है ताकि उन्हें सेटिस्फाई किया जा सके। फिर प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन में वो काम जुड़ा होता है रॉ मटेरियल के लाने से लेकर के उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करने तक के काम को क्या कहते हैं, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल फैक्टर। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स फैक्टर। यहाँ पे ह्यूमन, जो भी ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व है, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी काम किया जाता है वो ह्यूमन रिसोर्स फैक्टर के अंदर किया जाता है। फिर है फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग फैक्टर। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग फैक्टर यानी कि फाइनेंशियल इनफ्लो आउटफ्लो को देखना, चेक करना और उनको रिकॉर्ड करना। मार्केटिंग फैक्टर। मार्केटिंग फैक्टर यानी कि जो भी प्रोडक्ट है उसको कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जा सके, उसकी प्रचार कैसे होगा, उसको कस्टमर कैसे जानेगा। और नेक्स्ट है हमारे पास 6 ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशनल फैक्टर। तो ऑर्गेनाइजेशन जब अपना प्रोडक्ट मार्केट में उतार चुका है तो उसके बाद उसको फीडबैक मिलते हैं कस्टमर से, वो क्या हो गई, इन्फॉर्मेशन होगी कस्टमर के बारे में कि वो उसके बारे में क्या सोच रहा है, प्रोडक्ट के बारे में, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन फैक्टर में आ जाएगा। हिस्टोरिकल एनालिसिस। सेकेंड हमारे पास स्टेप है हिस्टोरिकल एनालिसिस। इट स्टेट्स पास्ट हैज़ रिलेवेंस टू फ्यूचर। ये कहता है कि पास्ट का रिलेवेंस है फ्यूचर से। प्रिपरेशन ऑफ फैप, फंक्शनल एरिया प्रोफाइल। वो जो 6 फैक्टर हमने पढ़े हैं उनकी प्रोफाइल रेडी करते हैं पहले, और सेकंड हम कैसे एनालाइज करते हैं, फंक्शनल एरिया रिसोर्स डेवलपमेंट मैट्रिक्स के थ्रू। तो ये फंक्शनल एरिया रिसोर्स डेवलपमेंट यानी उन रिसोर्सेज में, उन 6 जो फैक्टर हैं उनके रिसोर्सेज में क्या डेवलपमेंट हुई है, इसमें वो प्रिपेयर करते हैं, उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में प्रिपेयर किया जाता है। फिर थर्ड है हमारे पास इवोल्यूशन एनालिसिस। ये बेसिकली है क्या, इट इज़ द स्टडी ऑफ PLC, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की ही स्टडी को क्या कहा जाता है, इवोल्यूशन एनालिसिस। इसमें मेजर इम्प्लीकेशंस हैं, ऑल प्रोडक्ट डू नॉट फॉलो थ्रू ऑल स्टेज। देखो सबसे पहले हम ये ग्राफ समझ लेते हैं। इसमें क्या है, प्रोडक्ट जब भी आता है तो वो उसकी इंट्रोडक्शन स्टेज रहती है। इंट्रोडक्शन स्टेज के टाइम पे बहुत कम सेल होती है और धीरे धीरे क्या होता है, ये सेल इंक्रीज़ होती है, तब ये ग्रोथ का पीरियड आ जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो मैच्योरिटी यानी कि यहाँ पे हाई पीक पे पहुँच जाता है, अपनी प्रोडक्ट की सेल जो होती है वो हाई पीक पे होती है, तो वो मैच्योरिटी का पीरियड कहलाती है। और धीरे धीरे वो क्या हो जाती है, मार्केट से प्रोडक्ट आउट होने लगता है, तो वो डिक्लाइन होने लगता है, तो वो डिक्लाइनिंग स्टेज आ जाती है। तो ये 4 स्टेज होती है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइनिंग स्टेज। अब इसमें मेजर इम्प्लीकेशंस क्या हैं, ऑल प्रोडक्ट डू नॉट फॉलो थ्रू ऑल स्टेज। हर प्रोडक्ट सारी स्टेज से नहीं गुजरता है। कभी कभी क्या होता है कि इंट्रोडक्शन की स्टेज आई, ग्रोथ की स्टेज आई और मैच्योरिटी एक्चुअली हुई ही नहीं और डेवलपमेंट्स डिक्लाइन होना शुरू कर देता है। तो ऐसी भी स्टेज होती है कि जहाँ पे एक आधी स्टेज मिस हो जाती है या स्किप हो जाती है। नो क्लियर डिमार्केशन बिटवीन 2 स्टेज। 2 स्टेज में कोई भी एग्जैक्ट गैप नहीं होता, ये साथ ही साथ चलती रहती है। नो प्रोडक्ट हैव आइडेंटिकल PLC। किन्हीं भी 2 प्रोडक्ट की एक्चुअल में बिल्कुल सिमिलर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल नहीं हो सकती। फिर फोर्थ है हमारे पास स्पीड ऑफ सक्सेशन इज़ नॉट सेम, यानी कि जिस स्पीड से वो स्टेजेस पे बढ़ रहा है प्रोडक्ट या प्रोडक्ट की लाइफ, तो वो सबकी सेम नहीं हो सकती, 2 प्रोडक्ट की सेम नहीं हो सकती, स्पीड अलग अलग होगी। अब इंट्रोडक्शन की स्टेज की जो फीचर्स हैं वो क्या है, लो एंड स्लो सेल, हाई प्रमोशन एक्सपेंसेस, हाई प्रोडक्ट प्राइस। तो जब इंट्रोडक्शन की स्टेज होती है तो सेल्स क्या रहती हैं, लो और स्लो, और जो प्रमोशन के एक्सपेंस होते हैं वो हाई होते हैं और प्रोडक्ट प्राइस भी हाई होता है। अब ग्रोथ की स्टेज में क्या होता है, सेल्स जो है वो फास्ट हो जाती है एंड राइज करती है, जल्दी जल्दी बढ़ती है। देन हाई प्रमोशनल एक्सपेंस। अब इस टाइम में क्या होता है, प्रमोशन के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं,
प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, प्रोडक्ट क्या करते हैं हम, उस टाइम पे हमारे को फीडबैक मिलने लग जाते हैं तो हम अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट करने लग जाते हैं ताकि जो ग्रोथ की स्टेज है वो बनी रहे। नेक्स्ट है हमारे पास मैच्योरिटी। इस स्टेज में क्या होता है, सेल्स इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, यानी सेल्स बढ़ तो रही है और साथ ही साथ बढ़ते क्रम में बढ़ रही है। नॉर्मल प्रमोशनल एक्सपेंस, तो प्रमोशनल एक्सपेंस क्या हो जाते हैं, थोड़े नॉर्मल हो जाते हैं, थोड़े कम होने लगते हैं। यूनिफॉर्म एंड लोअर प्राइस, तो प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म एंड लोअर, क्योंकि हमें पता है इसके बाद तो प्रोडक्ट ने मार्केट में टिकना ही नहीं है, इसलिए थोड़े प्राइस लो कर देते हैं। डिक्लाइनिंग स्टेज में क्या होता है, रैपिड फॉल आता है सेल्स के अंदर और प्राइस में भी फर्दर फॉल आ जाता है। और जो एक्सपेंसेस हैं, प्रमोशनल एक्सपेंसेस, वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। फिर हमारे पास फोर्थ है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेस है ऑर्गेनाइजेशन की, उसको कंपेयर करते हैं किसके साथ, कॉम्पिटिटर्स के साथ। इसमें जो टूल्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एनालिसिस हैं वो 3 टूल्स आ जाते हैं हमारे पास। एक तो है स्ट्रेटेजिक एडवांटेज प्रोफाइल, फिर है बैलेंस स्कोर कार्ड और फिर फाइनेंशियल एनालिसिस। अब स्ट्रेटेजिक एडवांटेज प्रोफाइल में क्या करते हैं, इस टेक्निक ऑफ एनालाइजिंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ अ कंपनी बाय प्रिपेयरिंग क्रिटिकल पिक्चर ऑफ डिफरेंट कैपेसिटी फैक्टर। जो भी कैपेसिटी फैक्टर है, यानी कि जो हमने 6 फैक्टर पढ़े थे, उनकी क्रिटिकल पिक्चर प्रिपेयर की जा सकती है। मतलब वर्स्ट से वर्स्ट स्टेज में वो किस तरह से वर्क करेंगे वो प्रिपेयर किया जाता है। देन हमारे पास है बैलेंस स्कोर कार्ड। बैलेंस स्कोर कार्ड इज अ टूल ऑफ असेसिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस इन अ बैलेंस्ड वे। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ है और जितनी भी उसकी वीकनेसेस है, दोनों को क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है और फिर अपने आप को असेस किया जाता है और उसको कंपेयर किया जाता है अपनी असेसमेंट को किसके साथ, कॉम्पिटिटर्स के साथ। अब है हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्स एनालिसिस। ये हमारा थर्ड पॉइंट है, थर्ड टूल है। तो इसके अंदर क्या देखते हैं हम, कैश फ्लो पोजीशन, यानी कि कितना कैश इनफ्लो हो रहा है, कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है। फिर नेक्स्ट है क्रेडिट वर्दीनेस, यानी कि अभी के टाइम पे एट द प्रेजेंट स्टेज हमारी कैपेसिटी क्या है, अगर हम लोन लेते हैं तो उसको हम पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं क्रेडिट वर्दीनेस। फिर है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी होती है जो एसेट्स हैं उनको कितनी जल्दी हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी कैपेबिलिटी को कहते हैं लिक्विडिटी। फिर टैक्स प्लानिंग। जो टैक्स प्लानिंग है वो है कि टैक्स को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं लॉफुली, उसकी प्लानिंग करना, टैक्स की प्लानिंग करना। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं फाइनेंशियल रिसोर्स एनालिसिस में। फिर फिफ्थ स्टेप है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। Core competency is a bundle of skills and technique that help the company to provide a particular benefit of customer. अब जो आपके कस्टमर हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो कस्टमर हैं, वो उसके अपने कस्टमर हैं, यानी कि उन्हीं की जो डिमांड है उन्हीं को फुलफिल करना कंपनी का काम है। तो कोर कॉम्पिटेंसी क्या होगी इनकी, कैपेसिटी। अब इसके हैं एट्रीब्यूट्स, तो वो है बेस फॉर ऑल प्रोडक्ट्स। जो ये कस्टमर है ये बेस बनते हैं, बाकी ये जो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाने हो कंपनी ने, वो इन्हीं की नीड्स के बेस पे इंट्रोड्यूस करवाती है। मेक्स और मार्क्स द सक्सेस। और कंपनी की सक्सेस में क्या आता है कि प्रीवियस कस्टमर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि उन्हीं की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही कंपनी अपने न्यू प्रोडक्ट्स बनाती है। बंडल ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक्स। तो बंडल ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक्स यूज़ की जाती है। अनकॉम्पिटेबल है। अनकॉम्पिटेबल क्यों है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को एनालाइज करती है और वो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स आपके अपने हैं तो वो कहीं और से किसी और प्रोडक्ट पे बिलीव नहीं करते, तो उनको कहीं और जाने में बहुत दिक्कत आती है, तो क्या होता है, अनकॉम्पिटेबल हो जाते हैं। 6th स्टेप है हमारा प्रिपेयरिंग कंपनी प्रोफाइल। कंपनी प्रोफाइल में क्या करते हैं, स्टेटमेंट
पास करी जाती है, जिसमें क्या कंपनी बताती है अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को। तो इसमें क्या किया जाता है, स्वॉट एनालिसिस किया जाता है, यानी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई एंड एनालाइज किया जाता है। तो स्वॉट एनालिसिस में जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है वो क्या होगी, इंटरनल एनवायरनमेंट के पार्ट होगी, और जो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के पार्ट होंगे। तो इसमें जो स्वॉट एनालिसिस की टेक्निक है उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो इटॉप एनालिसिस और एक स्वॉट मैट्रिक्स एनालिसिस। तो इटॉप में क्या है, एनवायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल, यानी कि जो एनवायरनमेंट में थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटी है उनकी प्रोफाइल प्रिपेयर करना, अपनी एनवायरनमेंट को असेस करना और डायग्नोस करना, कैसे, अपने एनवायरनमेंट में जो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स हैं उनको देख करके। नेक्स्ट है हमारे पास स्वॉट मैट्रिक्स। स्वॉट मैट्रिक्स में क्या है, इसमें हम मैट्रिक्स प्रिपेयर करते हैं जो कि 4 सेल्स की है। तो ये हमारे पास सेल 1 है, ये सेल 2 है, ये सेल 3, सेल 4। इसमें स्ट्रेंथ और वीकनेस को और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को एनालाइज किया जाता है, यानी हमारे इंटरनल जो वीकनेस है और एक्सटर्नल जो अपॉर्चुनिटीज़ है उनको देखना, हमारी इंटरनल वीकनेस और एक्सटर्नल थ्रेट्स क्या हैं उनको एनालाइज करना, ऐसे ही इंटरनल स्ट्रेंथ और एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी को चेक करना, फिर इंटरनल स्ट्रेंथ एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स को चेक करना। तो इसमें यही है कि स्वॉट मैट्रिक्स में ये एक मैट्रिक्स प्रिपेयर की जाती है जो कि 4 सेल्स की है, और इसमें स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को देखा जाता है। इसका क्वेश्चन अलग से भी आता है 4 नंबर में ज़्यादातर। तो सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनल एनालिसिस, तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इट हेल्प्स टू नो वेयर द फर्म स्टैंड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो फर्म कहाँ स्टैंड कर रही है, उसकी क्या स्ट्रेंथ और क्या वीकनेस है वो जानने में मदद करती है। सेकंड, हेल्प टू सिलेक्ट द अपॉर्चुनिटी टू बी टैप्ड इन लाइन विद इट्स कैपेसिटी, मतलब उसकी जो भी कैपेसिटी है उसके अंदर एक्चुअल में वो किन अपॉर्चुनिटी को कैप्चर कर पाती है वो जानने में हेल्प करती है। देन इट सपोर्ट्स मैचिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टू कैपेसिटी, यानी कि उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं और जो उसकी कैपेसिटी है उन दोनों को मैच कैसे कर रहे उसमें सपोर्ट करती है। फिर कैपेसिटी गैप मेजरमेंट, यानी कि हमारी कैपेसिटी कितनी एक्चुअल में है और कितनी होनी चाहिए जो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग, तो उस गैप को मेजर करने में और उसमें ग्रो करने में, यानी कि पॉसिबल एरिया ऑफ ग्रोथ, यानी कि उसके अकॉर्डिंग ग्रो करने में हेल्प करती है। तो ये होगी इसकी सिग्निफिकेंस। अब हमारे पास इसका कंक्लूजन, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट टू नो द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन अप्रेजल इज रिक्वायर्ड। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जानने के लिए उसका अप्रेजल क्या है, मस्ट है, करना ही पड़ेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानने के लिए। और ये हम जानते क्यों हैं, ताकि जो स्ट्रेटेजिस्ट है वो अपनी स्ट्रेटजी को इजीली फॉर्मुलेट कर सके। बाय नोइंग स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स इट बिकम ईजियर टू फॉर्म एन अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी। तो अगर हम अपनी 4 चीज़ें देख लेते हैं जो कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट है, तो स्ट्रेटजिस्ट के लिए क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी बनाना। तो ये इसका कंक्लूजन हो गया। थैंक यू।